नालसा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की है, रिव्यू ऑन वर्किंग ऑफ लीगल एड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ये कमेटी ने ये देखा है कि ये एक्ट कैसे काम कर रहा है और इस पे अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। नालसा क्या है? नालसा एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंदर बनाई गई। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है लीगल एड की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना और इन पॉलिसीज के प्रोग्राम को मॉनिटर करना अक्रॉस इंडिया। इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि गरीब और डाउन ट्रोडन लोगों को जस्टिस मिल सके थ्रू फ्री लीगल सर्विसेज, मतलब कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल सर्विसेज उन्हें भी लीगल सर्विसेज मिल सके। लीगल एड जो नालसा के अंडर आता है ये एप्लीकेबल है कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और अदर बॉडीज जो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल पावर रखते हैं। मतलब कि ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स या कोई भी ऐसी बॉडी जो लॉज के केसेस हैंडल करती हैं वो इसकी जुरिस्डिक्शन में आती है। ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर मैकेनिज्म को प्रमोट करता है। एडीआर से मतलब है कि बिना कोर्ट गए केसेस को सॉल्व करने की कोशिश होती है जिसमें मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एक्सेट्रा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल फंड्स अलोकेट करती है नालसा को जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज में। स्टेट गवर्नमेंट इन फंड से स्टेट लेवल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज कवर करती है। हिस्ट्री ऑफ लीगल एड मूवमेंट इन इंडिया 1960 में, इस साल में इंडिया में पहली बार लीगल एड स्कीम के लिए गाइडलाइंस बनाई गई। 1976 में आर्टिकल 39 ए के अहम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो लीगल एड को प्रमोट करते हैं ताकि जस्टिस हर किसी के लिए इक्वली एक्सेसिबल हो। 1980 में जस्टिस भगवती के अंडर इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ जो लीगल एड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। 1987 में एक्ट बनाया गया ताकि लीगल एड के प्रोग्राम को एक स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग मिल सके और ये नेशन वाइड इम्प्लीमेंट हो सके। 1995 में नालसा का फॉर्मेशन हुआ जो पूरे देश में लीगल एड को कोऑर्डिनेट करता है। 1998 में लोक अदालत में केसेस कोर्ट के बाहर सेटल होते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव वे है जिसमें केसेस जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। सन 2000 में कई नई इनिशिएटिव्स लिए गए जैसे लीगल लिटरेसी प्रोग्राम और काउंसलिंग सेंटर्स का एस्टैब्लिशमेंट ताकि लोगों को उनके लीगल राइट्स के बारे में सही नॉलेज मिल सके, अवेयरनेस मिल सके। वीकर सेक्शन में 12 के अंडर इंक्लूड होते हैं वुमेन और बच्चे, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, पर्सन्स इन कस्टडी मतलब कि जो जेल में है, विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ऐसे लोग जिनका एनुअल इनकम 1 लाख से कम है या जिनको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो। NALSA grant authority to oversee legal aid initiative to legal services authority at national, state, district level, तालुका सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। फंक्शंस ऑफ नालसा। फंक्शंस ऑफ नालसा लीगल एड एंड असिस्टेंस, इसमें एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन प्रोसीडिंग्स का प्रोविजन होता है। एग्जाम्पल नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में जिसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। पार्टिसिपेशन इन पीआईएल, ये सोशल जस्टिस के लिए मार्जिनलाइज्ड लोगों के बिहाफ पर पीआईएल फाइल करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल वृंदावन के विडो को प्रोटेक्शन के लिए पीआईएल फाइल की गई थी। लोक अदालत एंड मेडिएशन, लीगल डिस्प्यूट्स को जल्दी और एमिकेबली सॉल्व करने के लिए लोक अदालत और मेडिएशन कंडक्ट किया जाता है। लीगल अवेयरनेस, लीगल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए सेमिनार्स, पैम्फलेट्स, टेलीविजन एंड रेडियो अपीयरेंसेस और लॉ स्टूडेंट्स के लिए लीगल एड क्लिनिक्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। विक्टिम कंपनसेशन, विक्टिम्स जैसे सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स के लिए कंपनसेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। की प्रोग्राम्स ऑफ नालसा, लीगल एड एंड असिस्टेंस, एलिजिबल कैटेगरीज के लोगों को कोर्ट्स ट्रिब्यूनल में हेल्प प्रोवाइड करता है। आउटरीच प्रोग्राम
लोगों को उनके राइट्स और एंटाइटलमेंट्स के बारे में अवेयर करता है। लोक अदालत एंड मीडिएशन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन और कंपनसेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 39A स्टेट को मैंडेट करता है कि जस्टिस हर किसी के लिए इक्वली एक्सेसिबल हो, इंक्लूडिंग फ्री लीगल एड। आर्टिकल 14 लॉ के अंडर इक्वालिटी को इंश्योर करता है। आर्टिकल 22(1) अरेस्टेड या डिटेन्ड लोगों को लीगल कंसल्टेशन का राइट देता है। इश्यूज आइडेंटिफाइड इन रिपोर्ट एंड की रिकमेंडेशन, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसमें जो इश्यूज हैं और रिकमेंडेशन है अभी उन पे बात करते हैं। इशू है पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लीगल एजुकेशन। 2019 के इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% से ज्यादा लोग एलिजिबल होने के बाद भी सिर्फ 15 मिलियन लोगों ने 1995 से अब तक लीगल एड का इस्तेमाल किया है। रिकमेंडेशन दी गई है, मास मीडिया कैंपेन्स चलाने चाहिए ताकि लोग लीगल एड के बारे में अवेयर हो सके। नालसा को वल्नरेबल सेक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, स्पेशली अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और प्रोलॉन्ग डिटेंशन केसेस को। नालसा का ग्रांट इन एड बढ़ाने की जरूरत है ताकि जस्टिस गैप को फिल किया जा सके। इशू है बजटरी कंस्ट्रेंट एंड एलोकेशन। 2017-18 के डेटा के हिसाब से इंडिया का लीगल एड स्पेंड पर कैपिटा सिर्फ 0.75 रुपीज है, जो काफी कम है। रिकमेंडेशन दिया है नालसा के बजट को इंक्रीज करना चाहिए ताकि जस्टिस डिलीवरी में गैप ना रहे। इशू है रोल ऑफ लॉयर्स एंड कंपनसेशन। लॉयर्स को प्रो बोनो केसेस से रिफ्रेन करने के लिए कहा गया है, पर उनको नॉमिनल होनोरेरियम दिया जाता है जो 1500 से 7500 रुपीस के बीच होता है। रिकमेंडेशन, फेयर कंपनसेशन इंश्योर करना चाहिए। लॉयर्स को एनुअली प्रो बोनो वर्क एंगेज करना मैंडेटरी होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट पैनल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए जो प्रो बोनो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैरिट सर्टिफिकेट दिए जाए जो लॉयर्स के प्रो बोनो कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज कर सके। चैलेंज फेस्ड बाय लोक अदालत, लिमिटेड पावर्स और प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से लोक अदालत में इश्यूज फेस किए जाते हैं। रिकमेंडेशंस हैं, लोक अदालत के पावर्स और प्रोसीजर्स को रिवाइज करने की जरूरत है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और एडुकेट रिसोर्सेज को यूज करके प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। प्रॉब्लम, अंडर ट्रायल यूटिलाइजेशन ऑफ पैरालीगल वॉलंटियर्स। पैरालीगल वॉलंटियर्स का यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। रिकमेंडेशन दिया गया है पैरालीगल वॉलंटियर्स को कंप्रीहेंसिवली ट्रेन करना, उन्हें रिसोर्सेज और फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट करके पीएलवीज के कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करना चाहिए। इशू, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड अनफिल्ड वैकेंसीज। दिसंबर 2022 में नालसा में 34 सैंक्शन पोस्ट में से सिर्फ 20 स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं। रिकमेंडेशन, वैकेंट पोजीशंस को प्रॉम्प्टली फिल करना चाहिए ताकि वैकेंसीज का एक्यूमुलेशन ना हो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर लीगल एड। First, designing innovative solution for holistic access to justice in India, that is दिशा। ये इनिशिएटिव होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। न्याय बंधु प्लेटफॉर्म प्रो बोनो एडवोकेट्स और रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज के बीच कनेक्शन फैसिलिटेट करता है और लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स और लॉ स्कूल्स में प्रो बोनो कल्चर को एनकरेज करता है। टेली लॉ सर्विस लॉयर्स को कनेक्ट करता है बेनिफिशियरीज के साथ टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस 766 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, नालसा द्वारा इनिशिएटेड ये सिस्टम क्रिमिनल केसेस में इंश्योर करता है कि फेयर लीगल एड प्रोवाइड हो। ये सिस्टम डेवलप्ड कंट्रीज के पब्लिक डिफेंडर सिस्टम को मिरर करता है। न्याय मित्रा प्रोग्राम 15 साल पुराने पेंडिंग केसेस का डिस्पोजल इंश्योर करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थ्रू न्याय मित्रा प्रोग्राम और सिटीजन को लीगल लिटरेसी और अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 142 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का रिजल्ट नलीफाई कर दिया।
अपने पावर का इस्तेमाल करके, जो कि आर्टिकल 142 के तहत है, ताकि कंप्लीट जस्टिस हो सके। तो कंप्लीट जस्टिस है क्या? ये आइडिया आर्टिकल 142 से आता है। इसका मतलब है कि कानून में अगर कोई गैप है या अगर जरूरत पड़ती है तो उन गैप्स को फिल करके जस्टिस को पूरा करना। ये तब होता है जब कानून को ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, सोसाइटल नीड्स और इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रेट किया जाता है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट का रोल। सुप्रीम कोर्ट अपने जस्टिफिकेशन जुरिस्डिक्शन का यूज करके ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकती है या डिक्री बना सकती है जो किसी भी मैटर या कंप्लीट जस्टिस के लिए जरूरी हो। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन। सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक सिचुएशंस में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि गाइडलाइंस, डायरेक्टिव्स या ऑर्डर्स देना गवर्नमेंट बॉडीज को। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या फंडामेंटल राइट्स के मैटर्स में इंटरवीन कर सके, इनको किसी भी वायलेशन या इन्फ्रिंजमेंट से प्रोटेक्शन करने के लिए। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर और लॉ का अल्टीमेट इंटरप्रेटर है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म और इनोवेशन को प्रमोट करता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 142। लेजिस्लेटिव वैक्यूम को एड्रेस करना। जब कानून में कोई कमी होती है या लेजिस्लेशन का एब्सेंस होता है तो आर्टिकल 142 का प्रोएक्टिव अप्रोच कोर्ट को ये पावर देता है कि वो रेमेडीज और रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें ताकि स्विफ्ट जस्टिस डिलीवर हो और इररिपेरेबल हार्म से बचा जा सके। विशाखा गाइडलाइंस 2002। भांवरी देवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए विशाखा गाइडलाइंस एस्टैब्लिश की थी, जिसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 पास हुआ। इस एक्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि ये लैंडमार्क जजमेंट थी उन वुमेन्स के लिए जो वुमेन्स राइट और वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए कोई लॉ जिनके लिए इंपॉर्टेंट था। क्लीनिंग ऑफ ताजमहल और यूनियन कार्बाइड केस। ताजमहल के क्लीनिंग और यूनियन कार्बाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके नेसेसरी एक्शंस इंश्योर किए। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये केसेस दिखाते हैं कि एससी किस तरह से आर्टिकल 142 का यूज करके पब्लिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है। केएस पुट्टुस्वामी प्रिवेसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करते हुए गाइडलाइंस एस्टैब्लिश की। ये डिसीजन इंडिविजुअल प्रिवेसी राइट्स के प्रोटेक्शन में एक मेजर माइलस्टोन था। 2014 कॉल ब्लॉक अलोकेशन कैंसिलेशन। सुप्रीम कोर्ट ने 218 कॉल ब्लॉक्स में से सिर्फ 4 को छोड़कर बाकी सब अलोकेशंस को इलीगल और आर्बिट्रेरी डिक्लेयर किया। ये जजमेंट गवर्नमेंट के डिसीजन पर एक चेक और बैलेंस का काम करता है, ओवर रीच को रोकता है। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉटर्स के कॉर्पोरेशनरी राइट्स को हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर अपहोल्ड किया। ये जजमेंट जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, डॉटर्स को प्रॉपर्टी राइट्स में इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए। परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया केस। सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन देने का ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करता है और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। मेजर जुडिशियल केसेस रिगार्डिंग कंप्लीट जस्टिस। 1992 इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% जो लिमिट रिजर्वेशन को कैप किया है और क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। इस केस में डिसाइड किया गया कि स्टेट प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस नहीं कर सकती। जनहित अभियान केस 2022। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया, जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008। इस केस में आर्टिकल 15 पार्ट 5 के अमेंडमेंट को अपहोल्ड किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के 93rd अमेंडमेंट के थ्रू आया था।
इश्यूज डिस्कस करते हैं आर्टिकल 142 के साथ। सब्जेक्टिविटी इन डेफिनेशन, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते वक्त कोर्ट के पास वाइड डिस्क्रिशन होता है, जिससे कभी-कभी आर्बिट्री एक्सरसाइज का मिसयूज का रिस्क हो सकता है। क्योंकि कंप्लीट जस्टिस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि कंप्लीट जस्टिस एक सब्जेक्टिव एक्सरसाइज हो सकती है जो केस टू केस अलग हो। ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन ब्रांचेस, जुडिशियल एक्टिविज्म के चलते कभी-कभी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के रोल के बीच बाउंड्री ब्लर हो जाती है, जो जुरिस्डिक्शन कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है। जैसे एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस, कर्नाटका के पॉलिटिकल क्राइसिस में, जहां फ्लोर टेस्ट के थ्रू जुडिशियल एग्जीक्यूटिव के बीच बाउंड्रीज ब्लर हो गई थी। अनअकाउंटेबिलिटी, आर्टिकल 142 के डिसीजन को चैलेंज करना मुश्किल होता है क्योंकि ये जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस को इम्यूनिटी देता है फ्रॉम इजी स्क्रूटनी। इसका क्रिटिसिज्म सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्राइन के ग्राउंड्स पर भी किया गया है। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट लीगल रूलिंग आर्टिकल 142 के तहत लिटिगेशन प्लानिंग और ऑपरेशन के लिए कॉम्प्लेक्स बना देता है। वे फॉरवर्ड, एड्रेसिंग आर्बिट्रेरीनेस, जजेस को इंश्योर करना चाहिए कि आर्टिकल 142 के तहत लिए गए डिसीजन रेलेवेंट फैक्ट्स और कंसिडरेशन पर बेस्ड हो। आर्टिकल 142 को सिर्फ तब तक यूज करना चाहिए जब तक लेजिस्लेटिव शॉर्टकमिंग्स को रेमेडी करना जरूरी हो। डिफाइनिंग कंप्लीट जस्टिस की डेफिनेशन को क्लियर करना चाहिए ताकि आर्बिट्रेरी डिसीजन ना लिया जा सके। मिसयूज ऑफ पावर को रोकने के लिए क्लियर गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स का को फॉलो करना चाहिए। क्रिमिनल डिफेमेशन, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के हिसाब से डिफेमेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के कैरेक्टर, फेम या रेपुटेशन का फॉल्स और मैलिशियस स्टेटमेंट के जरिए नुकसान पहुंचाना। डिफेमेशन के टाइप, लाइबल, ये लिखित रूप में डिफेमेशन होता है। स्लैंडर, ये ऐसा डिफेमेटरी स्टेटमेंट है जो बोली जाती है। इंडियन लॉ में लाइबल और स्लैंडर दोनों ही क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। आईपीसी सेक्शन 499, इस सेक्शन के अंडर किसी भी व्यक्ति के बारे में झूठी इंफॉर्मेशन देना जो उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए, वो इलीगल है। मैक्सिमम पनिशमेंट इसके लिए 2 साल तक की सजा है। भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 के सेक्शन 354 2 के तहत जो भी किसी दूसरे व्यक्ति को डिफेम करेगा, उसे इम्प्रिजनमेंट या कम्युनिटी सर्विस हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिफेमेशन को अपहोल्ड किया था, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू रेपुटेशन के बीच एक बैलेंस बनाता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट 285, इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया कि क्रिमिनल डिफेमेशन का ऑफेंस नई क्रिमिनल लॉ में भी बना रहना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन। तो पहले देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर रिटेनिंग द लॉ। स्ट्रॉन्गर डेटरेंट, क्रिमिनल पनिशमेंट से डिफेमेशन का डेटरेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो इंटेंशनल डिफेमेशन को रोक सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोटेक्शन रेपुटेशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से ये मैसेज जाता है कि किसी की रेपुटेशन को हार्म करना एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, इस लॉ के थ्रू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को डिफेमेशन से प्रोटेक्शन मिल सकती है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, वायलेट फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रिमिनल डिफेमेशन से कभी-कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट हो सकता है क्योंकि लोग अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हुए लीगल कॉन्सिक्वेंस से डर सकते हैं। टू साइलेंट डाइसेंट, ये लॉ पावरफुल एंटिटीज जैसे कॉरपोरेशंस या इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स के हाथ में एक हथियार बन सकता है जो डिसेंट और जर्नलिस्ट को इंटिमिडिएट कर सकता है। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का कंसेप्ट और महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन बिल के बारे में डिस्कस किया गया है इस पूरे कंटेंट में। तो देखते हैं। महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बिल 2024, जो कि 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है मराठा कम्युनिटी को। ये बिल मराठा कम्युनिटी को 10%
रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इस रिजर्वेशन को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के लोगों के लिए रखा गया है जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। ये रिजर्वेशन उन सीट्स के ऊपर है जो पहले से ही वेरियस कम्युनिटीज के लिए रिजर्व्ड है। रीजंस, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, एग्रीकल्चर से इनकम में डिक्लाइन और नए जॉब अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन कम मिलना। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में लॉ वेजेस और पब्लिक सेक्टर में लिमिटेड स्कोप। चैलेंजेस इन जॉब मार्केट, एंट्री लेवल जॉब्स में प्राइवेट सेक्टर में वेजेस लो होती है और पब्लिक सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी भी पब्लिक सेक्टर में बेटर होती है, इसलिए वहां डिमांड ज्यादा होती है। पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का असर ऐसे कम्युनिटीज पर होता है जो अपने आप को डिप्राइव्ड फील करते हैं, जैसे गुज्जर्स इन राजस्थान, जाट्स इन हरियाणा। रिलेटिव डेप्रिविएशन, अगर एक कम्युनिटी को लगता है कि दूसरी कम्युनिटी के लोग ज्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं तो उन्हें भी रिजर्वेशन के लिए वो भी डिमांड करते हैं। इंट्रा कम्युनिटी वेरिएशन, एक ही कम्युनिटी में भी इकोनॉमिक और एजुकेशनल आउटकम्स में काफी डिफरेंसेस होते हैं जो रिजर्वेशन की डिमांड को आगे बढ़ाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस, हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने के लिए जो स्पेसिफिक कास्ट के लोग फेस करते हैं उसके लिए इसका इम्पैक्ट है। रिप्रेजेंटेशन, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अलग अलग सेक्टर्स में एडिकेट रिप्रेजेंटेशन देना, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स। सब्सटेंटिव इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इक्वालिटी को सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी तक नहीं रखा गया, बल्कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी जो कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज को एड्रेस करती है उसको भी इंक्लूड किया गया है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू रिजर्वेशन, इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, 50% का कैप ऑन रिजर्वेशन सेट किया गया और क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, स्टेट्स को क्वांटिफाइबल डेटा के थ्रू बैकवर्डनेस प्रूव करना होता है ताकि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सके। जनहित जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया गया जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ। इश्यूज इश्यूज क्या है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के? द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ दोज ऑलरेडी बेनिफिटेड, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स उन लोगों तक ही जा रहे हैं जो ऑलरेडी इंप्रूव्ड पोजीशंस में हैं। इसका मतलब जो लोग पहले से बेनिफिटेड हैं उनको ही बार बार बेनिफिट मिलते रहेंगे और नए या ज्यादा नीडी लोगों का इग्नोर किया जाएगा। एंटी एथिकल टू कास्टलेस सोसाइटी, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिसी का इफेक्ट कास्ट सिस्टम को परपेचुएट करता है, मतलब मजबूत करता है। ये रिजर्वेशंस कास्टलेस सोसाइटी के खिलाफ हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिमांड फॉर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मिलने के बाद डोमिनेंट कास्ट के लोगों में ये टेंडेंसी बढ़ जाती है कि वो अपने आप को बैकवर्ड टैग से लेबल करें ताकि रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सके। इग्नोर्स इंट्रा कास्ट इनइक्वालिटीज, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर सिग्निफिकेंट इंट्रा कम्युनिटी वेरिएशंस जैसे इनकम और एजुकेशनल आउटकम्स इग्नोर हो जाते हैं। ये रिजर्वेशंस का सिस्टम सिर्फ कास्ट पर बेस्ड है जो इन वेरिएशंस को एड्रेस नहीं करता। आगे का रास्ता, वे फॉरवर्ड, कंप्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक सर्वे, रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन और उसके आउटकम्स को इवैल्यूएट करने के लिए और ये जांचने के लिए कि कौन से ग्रुप रिजर्वेशन डिजर्व करती हैं, एक कंप्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक सर्वे की जरूरत है। प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन डिमांड पर्टिकुलरली अमंग डोमिनेंट कास्ट अक्सर अग्रेरियन डिस्ट्रेस, लैक ऑफ क्वालिटी जॉब्स, रिलेटिव डेप्रिविएशन जैसी चीजों की वजह से होती है। इसलिए रूरल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के थ्रू ये अंडरलेइंग इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है। क्रीमी लेयर क्राइटेरिया, ये इंश्योर करने के लिए कि जो जेन्युइनली डिजर्विंग है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले, क्रीमी लेयर क्राइटेरिया को अपहोल्ड करने की जरूरत है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के बारे में, रीसेंट डेवलपमेंट,
22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपनी कंप्रीहेंसिव रिव्यू सबमिट की है इस एक्ट के रिगार्डिंग जो 1897 में बनाया गया था। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि इस एक्ट में कई लिमिटेशंस हैं जो पर्टिकुलरली कोविड-19 पैंडेमिक के मैनेजमेंट के दौरान सामने आई। इश्यूज हाइलाइटेड बाय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। आउटडेटेड नैरो अप्रोच, ये एक्ट अपने आउटडेटेड और नैरो अप्रोच के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। इस एक्ट का स्कोप इतना लिमिटेड है कि ये करंट पैंडेमिक सिचुएशंस जैसे चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल करने में कामयाब बिल्कुल भी नहीं है। लैक ऑफ डेफिनेशन, एक्ट में एपिडेमिक या पैंडेमिक की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है जो एक मेजर लिमिटेशन है। इस वजह से इस एक्ट की एप्लीकेशन में एम्बिग्युइटी आ सकती है। मैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक, एक्ट में स्पेसिफिक गाइडलाइंस की कमी है जो इफेक्टिव डिजीज सर्विलेंस, क्वारंटाइन प्रोसेस और इन्फेक्शियस वेस्ट डिस्पोजल जैसे इश्यूज को एड्रेस कर सके। लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये एक्ट लोकल गवर्नमेंट्स को स्टैट्यूटरी पावर नहीं देता है एपिडेमिक को रेगुलेट करने के लिए। इस एक्ट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की क्लैरिटी नहीं है जो फेडरल स्ट्रक्चर जैसे भारत के लिए जरूरी है। गवर्नेंस इशू, एक्ट में गवर्नेंस इशू भी हाईलाइट किया गया है जैसे कि ड्रग्स और वैक्सीन की मैनेजमेंट और डिस्पोजल के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस का ना होना। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन के इशू को भी रेज करता है। अनकोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेस, एपिडेमिक डिजीज के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए प्रॉपर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की कमी है जो अनकोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सेस को लीड करता है। इनएडिक्वेट पनिशमेंट, वायलेशंस के लिए जो पनिशमेंट्स हैं वो इनएडिक्वेट हैं। जो सजेशन दिए हैं वो टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करना, डिजीज के स्टेजेस को डिफाइन करने की जरूरत है जैसे क्वारंटाइन और आइसोलेशन में डिफरेंस। प्रपोज्ड एपिडेमिक डिजीज बिल 2023 में इन टर्म्स को अप्रोप्रिएट तरीके से इंक्लूड करने का सजेशन दिया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिमार्केशन ऑफ पावर, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट पावर को स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होना चाहिए क्योंकि पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट सब्जेक्ट है। इंटरस्टेट स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक पैंडेमिक, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए ताकि वो इंटरस्टेट लेवल पर एपिडेमिक के मैनेजमेंट में हेल्प कर सके। इंडियन पोर्ट हेल्थ रूल 1955 और एयरक्राफ्ट पब्लिक हेल्थ रूल 1954 के अकॉर्डिंग प्रपोज्ड गाइडलाइंस होने चाहिए। एपिडेमिक प्लान फ्रेमिंग होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव एपिडेमिक प्लान बनाना चाहिए जो रेगुलर बेसिस पर रिवाइज हो। स्टेट गवर्नमेंट को अपने रिस्पेक्टिव स्टेट रेगुलेशंस बनाने की अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। की हाइलाइट्स ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। जेनेसिस, ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था टू टैकल द एपिडेमिक ऑफ बुबोनिक प्लेग इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1896। इस टाइम पर लॉर्ड एल्गिन टू वाइसरॉय थे, जो कि इनका टाइम पीरियड था 1894 टू 1899। पावर्स टू गवर्नमेंट, इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव पावर्स दिए गए हैं ताकि वो डेंजरस एपिडेमिक डिजीज को रेगुलेट, प्रिवेंट और कंट्रोल कर सके। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है कि वो शिप्स और वेसल्स को इंस्पेक्ट करे जो पोर्ट्स पर अराइव होते हैं। प्रोवाइड्स पनिशमेंट, इस एक्ट के वायलेशन पर फाइन या इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। फाइन 1000 रुपए तक का हो सकता है या इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स के लिए हो सकती है। ये सजा आईपीसी 1860 के सेक्शन 188 के अंदर प्रोवाइड की गई है। 2020 अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के थ्रू एपिडेमिक डिजीज एक्ट में चेंजेस किए गए ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान वायलेंस से बचाया जा सके। डेफिनेशन ऑफ पैंडेमिक एंड इट्स डेवलपमेंट स्टेजेस। आउटब्रेक, ये एक सडन ऑकरेंस है किसी इन्फेक्शियस डिजीज का जो लिमिटेड होती है एक लोकलाइज्ड एरिया तक और ये पोटेंशियली एपिडेमिक में बदल सकती है। एपिडेमिक एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो वाइड स्प्रेड होती है और रैपिड ट्रांसमिशन होता है दूसरे लोगों में जो एक्सपेक्टेड लेवल से ज्यादा होता है। पेंडेमिक, जब एक इन्फेक्शियस डिजीज वाइड स्प्रेड जोग्राफिकल रीजन में स्प्रेड होती है और ह्यूमन हेल्थ को सीरियसली अफेक्ट करने का पोटेंशियल रखती है तब उसे पेंडेमिक कहते हैं। अदर रिकमेंडेशंस, एनहांस्ड पेनल्टी फॉर वायलेशन, वायलेशन के लिए पेनल्टी को बढ़ाने का
और उससे एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देने का प्रपोजल है ताकि एनफोर्समेंट स्ट्रांग हो सके। सेफ डिस्पोजल, इन्फेक्शियस वेस्ट का सेफ डिस्पोजल के लिए सेपरेट गाइडलाइंस बनाने का सजेशन दिया गया है जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के साथ अलाइन हो। रेगुलेशंस फॉर एसेंशियल मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशंस बनाने का प्रपोजल है ताकि पीक डिमांड के दौरान इनकी शॉर्टेज से बचा जा सके। आइडेंटिफाई नोडल अथॉरिटीज, वैक्सीन और दूसरे नेसेसरी ड्रग्स को डेवलप करने के लिए नोडल अथॉरिटीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आज के हाईली ग्लोबलाइज्ड और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एपिडेमिक का आउटब्रेक एक रियल पॉसिबिलिटी है। हेल्थ का राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में इम्प्लिसिटली दिया गया है उसे इंश्योर करना स्टेट की ड्यूटी है। इसीलिए ये जरूरी है कि लॉ को रिविजिट और स्ट्रेंथन किया जाए ताकि फ्यूचर हेल्थ इमरजेंसीज को इफेक्टिवली टैकल किया जा सके। न्यूज इन शॉर्ट, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं फंक्शनिंग ऑफ 17th लोकसभा के, तो इन्हें समझते हैं। ड्यूरेशन, 17th लोकसभा ने अपनी सीटिंग 2019 से लेकर फरवरी 2024 तक कंडक्ट की। सिटिंग एंड बिल प्रेजेंटेशन, इस ड्यूरेशन में लोकसभा ने 274 सीटिंग्स कंडक्ट की और 179 बिल पास किए। क्वेश्चन आर, लोकसभा में शेड्यूल टाइम का 60% और राज्यसभा में 52% टाइम क्वेश्चन आवर्स के लिए यूटिलाइज हुआ। 2020 के मॉनसून सेशन में पेंडेमिक के चलते क्वेश्चन आवर कैंसिल कर दिए गए थे। फ्यूएस्ट सिटिंग्स, ये लोकसभा फुल टर्म लोकसभा में सबसे कम सीटिंग रखती है जिसमें 206 इंस्टेंसेस ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। पहले लोकसभा का कंपैरिजन में 17वीं लोकसभा के एवरेज एनुअल सिटिंग डेज घटकर 55 हो गए हैं जो पहले 135 थे। डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, पहली बार पूरे ड्यूरेशन के दौरान लोकसभा ने डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं किया। आर्टिकल 93 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि लोकसभा को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एज सून एज मे बी इलेक्ट करने चाहिए। बिल्स रेफर टू कमिटीज, सिर्फ 16% बिल को डिटेल स्क्रूटनी के लिए कमिटीज को रेफर किया गया है। मेजॉरिटी ऑफ बिल्स बिना रिकॉर्डेड वोटिंग के पास हो गए। 35% बिल को 1 घंटे से कम समय में डिस्कशन के बाद पास किया गया। बजट डिस्कशन, बजट डिस्कशन में स्पेंड टाइम में कमी हुई जिसमें से लगभग 80% बजट बिना डिस्कशन के वोट कर दिया गया।